हाँ तो विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ा था ऋण पत्र क्या है, उसका अर्थ, विशेषताएं, वर्गीकरण और उसके बाद अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर, ऋण पत्र पर नया संलेख और उसके बाद ऋण पत्रों के निर्गमन में सम मूल्य पर निर्गमन हो और सारी राशि एक साथ प्राप्त हो जाए, प्रीमियम पर निर्गमन हो, सारी राशि एक साथ प्राप्त हो जाए, बट्टे पर निर्गमन हो और सारी राशि एक साथ प्राप्त हो जाए, तो लेखांकन कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन इस पर चर्चा करेंगे कि यदि ऋण पत्रों का भुगतान किस्तों में प्राप्त हो, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि 2 किस्तों में प्राप्त हो तो पहली किस्त को एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी को अलॉटमेंट। 2 से अधिक किस्तों में प्राप्त हो तो तीसरी, चौथी जितनी भी किस्तें उनको अपन कॉल्स बोलते हैं। अब उसका लेखांकन समझेंगे। तो अब आज का लेखांकन हुआ जब ऋण पत्रों का भुगतान किस्तों में देय हो। जब ऋण पत्रों का भुगतान किस्तों में देय हो, व्हेन डिबेंचर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। उसमें पहला पार्ट लेंगे, सम मूल्य पर निर्गमन है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो आवेदन पर रोकड़ प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। सेम एंट्री हुई जो कल थी। और जब अलॉट होंगे डिबेंचर्स तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके साथ एक एंट्री और होगी, क्योंकि अलॉटमेंट हो रहा है तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी होगी, अलॉटमेंट की राशि ड्यू भी हो जाएगी, क्योंकि कल तो जो अपन ने पढ़ा था उसमें सारी राशि प्राप्त हो गई थी तो और कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं थी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की ही हुई थी। पर यहाँ चूंकि पैसा किस्तों में प्राप्त हो रहा है तो इसलिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी होगी और अलॉटमेंट की राशि ड्यू होने की भी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। तो सेकंड इसमें एंट्री होगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इतना डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। जो भी आपके ड्यू की अलॉटमेंट पर राशि प्राप्त होनी है उससे ये एंट्री हो जाएगी। तीसरी एंट्री होगी आवंटन राशि प्राप्त होने की। तो कुल मिला के यूँ तो ये चौथी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अलॉट करने पर 2 एंट्री हो गई है। फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड की, सेकंड में अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, एक तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, दूसरी अलॉटमेंट ड्यू होने की। अगली एंट्री है आवंटन राशि प्राप्त होने पर, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद मैंने आपको कहा था और भी टुकड़ों में पैसे मंगाए जाए तो हर कॉल पे, हर याचना पे एंट्री होगी। मान लो एक याचना है तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और एक ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगा। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन इतना डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। और जब याचना की राशि प्राप्त होगी तो व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। अब यदि सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, यदि एक से अधिक कॉल है तो फाइनल शब्द जो फाइनल कॉल होगी उसके साथ लगेगा। मान लो 2 कॉल है तो फर्स्ट के साथ नहीं लग के सेकेंड एंड फाइनल लगेगा। 3 कॉल्स हैं तो फर्स्ट सेकंड के साथ नहीं लग के थर्ड एंड फाइनल लगेगा। एंट्री एक ही होगी, केवल फर्स्ट की जगह सेकंड वर्ड आ जाएगा। अगला अपन लेते हैं कि जब ऋण पत्र प्रब्याजी पर निर्गमित हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी, जबकि पैसा टुकड़ों में प्राप्त होना है, इंस्टॉलमेंट में होता है। वही पहली एंट्री सेम ही है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशंस, मतलब आवेदन पर जब राशि प्राप्त होती है तो वही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। इसके बाद ऋण पत्रों का आवंटन होगा तो दो एंट्री होगी, पहले एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, और सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख दो या सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इतना डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। उसके बाद थर्ड आएगी आवंटन राशि प्राप्त होने की, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद अगली एंट्री होगी कॉल्स ड्यू होने पर, वैसे ही होगी एंट्रीज जैसे पहले समझी थी। डिबेंचर्स एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स, और जब कॉल प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ध्यान ये रखना है कि यदि सवाल में कुछ नहीं लिखे तो यही माना जाता है कि प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हुई। यदि प्रीमियम की राशि का कुछ भाग अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हो, कुछ भाग कॉल्स के साथ प्राप्त हो, तो जो कॉल ड्यू होने की एंट्री है उसके साथ उसका एडजस्टमेंट होगा, अर्थात कॉल ड्यू वाली एंट्री में परिवर्तन हो जाएगा। डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। पैसा प्राप्त होने की वो सेम ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब मान लो सेकंड कॉल भी है, थर्ड है, हर एक में प्राप्त हो रहा है प्रीमियम, तो बस वो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देंगे, सेकंड की जगह थर्ड लिख देंगे। जितने कॉल होंगे प्रीमियम है तो प्रीमियम बड़ी हो जाएगी, नहीं तो बिना प्रीमियम के हो जाएगी। जो ट्रांसफर एंट्री होती है ड्यू की उसके साथ प्रीमियम आता है, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो फर्स्ट कॉल हो। उसके बाद लास्ट लेते हैं कि यदि ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन किया गया हो और राशि इंस्टॉलमेंट या किस्तों में या टुकड़ों में मंगाई जाए, एक से अधिक टुकड़ों में, तो क्या एंट्री होती है। सबसे पहली एंट्री तो वही है, आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतना डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट करने की होती है, ऋण पत्रों का आवंटन करने पर व्हेन द डिबेंचर्स आर अलॉटेड, तो उसमें दो एंट्री आएगी, पहली एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की और दूसरी अलॉटमेंट ड्यू होने की। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर। तो जितना पर डिबेंचर डिस्काउंट है और जितना नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू है, इन दोनों का गुणा करके डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा ड्यू हुआ है वो अलॉटमेंट में डेबिट हो जाएगा, दोनों की टोटल डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद आवंटन की राशि जब प्राप्त होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, वही सेम एंट्री है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर याचनाएं हैं, तो डिबेंचर्स फर्स्ट सेकंड जैसी भी स्थिति है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर, और जब याचना की राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यदि दो है याचनाएं तो एक दो एंट्री और हो जाएगी, एक सेकंड कॉल ड्यू होने की और एक रिसीव होने की। तीन है कॉल्स तो थर्ड ड्यू होने की और थर्ड रिसीव होने की, बस केवल फर्स्ट की जगह सेकंड और थर्ड लिखना है, बाकी एंट्री यों क्यों हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रज्ञा जी में भी, और बता देता हूँ, यही डिस्काउंट पे भी लागू होता है कि चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट, इसके समायोजन के लिए प्रश्न में कोई सूचना न दी हो तो आवंटन के साथ इसका समायोजन किया जाता है और इसी के आधार मानते हुए जर्नल एंट्री
की जाती। और यदि प्रश्न में लिख दे कि इनका समायोजन, जैसा मैंने प्रीमियम में बताया कि भाई क्या फर्स्ट कॉल के साथ करना, सेकंड के साथ हर एक में ही है, तो वो भी एंट्री बता दी थी। ऐसे ही डिस्काउंट के साथ लिख दे तो डिस्काउंट की एंट्री ड्यू वाली एंट्री के साथ डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हो जाता है। इसके बाद रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले कोई डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले यदि डिबेंचर इश्यू हैं तो उस संबंध में यह ध्यान रखना है कि यदि कंपनी कोई संपत्ति खरीदने पर विक्रेताओं को भुगतान ऋण पत्र के रूप में करती है, अर्थात संपत्ति खरीदने के बदले उन्हें ऋण पत्र दिए जाते हैं, तो जो क्रय मूल्य है उसका भुगतान क्रय मूल्य ये ऋण पत्रों में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ भी, क्योंकि मैंने पिछले डिस्कशन में बताया कि डिबेंचर इश्यू एट पार हो रहे हैं, एट प्रीमियम हो रहे हैं या एट डिस्काउंट हो रहे हैं। यदि एट पार इश्यू है तो जितनी संपत्ति की कीमत है उतने वैल्यू के डिबेंचर इश्यू हो जाएंगे। तो जैसे ही अपन संपत्ति खरीदेंगे तो पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेज। तो जो भी संपत्ति खरीदी है, चाहे लैंड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी है वो डेबिट हो जाएगा टू वेंडर, जिससे खरीदी है उस पार्टी के जमा हो जाएंगे। तो क्रय मूल्य का पूर्ण या आंशिक भुगतान ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा करने पर ऋण पत्रों को सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। बट्टे पर निर्गमन की दशा में ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता, मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, नाम करेंगे, और प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो ऐसी दशा में सिक्योरिटी प्रीमियम खाते को जमा किया जाएगा। तो पहली एंट्री तो हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग एसेट्स परचेज। अब जैसे ही अपन डिबेंचर इश्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यदि एट पार इश्यू है। तो यदि एट प्रीमियम इश्यू है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यदि एट डिस्काउंट इश्यू है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू कितने किए जाएंगे, उनकी गणना करनी है। तो जितने की संपत्ति खरीदी है अपन ने, उस संपत्ति की कीमत में, उस संपत्ति की प्राइस में फेस वैल्यू का भाग देंगे, जो अंकित मूल्य है डिबेंचर का। नंबर ऑफ डिबेंचर जितने भी आएंगे उन्हें अपन लिख देंगे नरेशन में, बीइंग इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, जो भी फेस वैल्यू है वो इश्यूड टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट। यदि प्रीमियम पे इश्यू है तो जितनी एसेट्स की वैल्यू है उसमें इश्यूड प्राइस का भाग देंगे, अर्थात फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का। जितने भी डिबेंचर्स आ जाएंगे तो नीचे नरेशन लिख देंगे इश्यू करते समय कि भाई बीइंग इतने डिबेंचर्स इश्यूड टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज इतना। तो जो फेस वैल्यू है वो तो ईच में आ जाएगा और प्रीमियम प्रीमियम के नाम से लिख देंगे।
यदि डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए वही इश्यूड प्राइस का भाग देंगे, अर्थात जो एसेट्स जितने में खरीदी है उसकी प्राइस में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जो फिगर आएगा उसका भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्ञात हो जाएंगे। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग इतने डिबेंचर्स इश्यूड टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज इतना। तो ये हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद आता है शोधन की पूर्व निर्धारित शर्तों वाले ऋण पत्र। मतलब जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है उस टाइम ही पहले से ही यह निर्धारित कर देती है कि ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार से होगा, एट पार होगा, एट प्रीमियम होगा, एट डिस्काउंट होगा। एट डिस्काउंट होता नहीं है, थियोरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता। तो उनको कहते हैं शोधन की पूर्व निर्धारित शर्तों वाले ऋण पत्रों का निर्गमन। तो कभी कभी ऋण पत्रों को अधिक लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से कंपनी निर्गमन के समय ही ये घोषणा कर देती है कि इन ऋण पत्रों का शोधन अंकित मूल्य से कुछ अधिक राशि देकर किया जाएगा। तो ये आधिक्य कंपनी के लिए निर्गमन संबंधी पूंजीगत हानि माना जाता है, क्योंकि कंपनी ऋणधारी के या ऋण पत्र धारक के प्रति ऋण पत्र के अंकित मूल्य के अतिरिक्त कुछ प्रीमियम चुकाने का भी दायित्व वहन करती है। इसका प्रावधान ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही करना उचित माना जाता है, ताकि ऋण पत्रों की अवधि में, मतलब जितने टाइम में उनका शोधन होना है उस अवधि में इस हानि को अपलिखित किया जा सके, राइट ऑफ किया जा सके। ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाई जाने वाली प्रब्याजी मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो एक पर्सनल नेचर का, व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है, क्योंकि इसका भुगतान ऋण पत्रधारियों को होना है। ये 2 नंबर का सवाल हो सकता है कि भाई ऋण पत्रों के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम किस तरह का खाता है। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत प्रकृति का, पर्सनल नेचर का खाता है। उसका कारण है कि इसका भुगतान ऋण पत्रधारियों को होना है, इसलिए इसे चिट्ठे के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, समता और दायित्व पक्ष में अन्य गैर चालू मतलब नॉन करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक में अन्य प्रावधानों में दिखाया जाता है। और इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है, मतलब प्रीमियम जो अपन देंगे रिडम्पशन पे, उसका जो प्रावधान अभी अपन कर रहे हैं इशू के टाइम, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब ऐसा प्रीमियम जो शोधन पर दिया जाना है, पर चूंकि इशू की कंडीशन में कंपनी पहले से ही लिख देती है, उसकी पूर्व निर्धारित शर्त है आपको प्रीमियम पे भुगतान करेंगे, तो ऐसे लॉस जो भविष्य में होना है, जिसका अपन ने कमिटमेंट कर लिया है, उसका प्रावधान इशू के टाइम ही कर लिया जाता है। जो इशू की एंट्री अपन ने समझी उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। बस जो अपन को प्रीमियम पे शोधन करना है उसकी प्रविष्टि की जाएगी ताकि उसका प्रावधान हो जाए। तो उसकी प्रविष्टि है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग प्रोविजन मेड फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो मैंने हिंदी में समझा है, वो अंग्रेजी है इसकी। शोधन के पश्चात जैसे अपन शोधन कर देंगे इन डिबेंचर्स का, तो यह खाता बंद हो जाएगा और इसकी एंट्री उस टाइम आपको शोधन के टाइम बताएंगे, क्योंकि रिवर्स एंट्री हो जाती है। भाई के ये एज इट इज रिवर्स नहीं, रिवर्स का मतलब है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है
और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, डिबेंचर अकाउंट सॉरी डेबिट हो जाता है और टू डिबेंचर होल्डर हो जाता है। तो शोधन के पश्चात ये खाता प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बंद हो जाता है। इस प्रकार कंपनियों द्वारा अपने व्यावहारिक जीवन में निर्गमन और शोधन की विभिन्न शर्तें जो लगाई जाती है उसमें निम्नलिखित 5 श्रेणियां हो सकती। क्या कि ऋण पत्रों जो सममूल्य पर निर्गमित किए गए हों और उनका शोधन सममूल्य पर ही किया जाए, मतलब डिबेंचर इश्यू एट पार, रिडेम्पशन या रेडीमेबल एट पार, तो इश्यू की एंट्री हो जाएगी। रिडेम्पशन तो एट पार है तो उसकी कोई अलग से एंट्री करने की इश्यू के टाइम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि ऋण पत्र जो प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं परंतु उनका शोधन सममूल्य पर किया जाना हो, अर्थात डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम बट रेडीमेबल एट पार, तो इश्यू के टाइम जो एंट्री अपन ने सीखी है वो कर लेंगे और रेडीमेबल एट पार ही है तो कोई एडिशनल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी परिस्थिति हो सकती है ऋण पत्र जो कटौती पर निर्गमित हुए हैं उनका सममूल्य पर शोधन किया जाए, मतलब जो कटौती पर निर्गमित किए गए हों परंतु उनका शोधन सममूल्य पर किया जाना हो, तो डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट बट रेडीमेबल एट पार, तो उसकी भी कोई अलग से एंट्री और कोई लॉस की करने की जरूरत नहीं है। जो डिस्काउंट पे इश्यू के टाइम इश्यू की एंट्री की वही रह जाएगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है चौथा, ऋण पत्र जो निर्गमित तो सममूल्य पर किए हैं परंतु जिनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना है, तो डिबेंचर्स इश्यूड एट पार बट रेडीमेबल एट प्रीमियम, तो इश्यू एट पार की एंट्री एज इट इज होगी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स। शॉर्टकट में करनी हो तो इन दोनों की जगह एक एंट्री कर लो, सारा पैसा एक साथ ही आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो एक हो गई, मतलब या तो एप्लीकेशन की और ट्रांसफर की दो करो या ये करो। इसके बाद प्रीमियम जो आपको देना है रिडेम्पशन पे उसका प्रावधान करना पड़ेगा, तो जो एंट्री अपन ने अभी समझी वो एंट्री करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बीइंग प्रोविजन मेड फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद पांचवी परिस्थिति है ऋण पत्र जो कटौती पर निर्गमित किए गए थे परंतु जिनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना है। तो इसमें जो अपन ने डिस्काउंट पे इश्यू की एंट्री की वो तो एज इट इज होगी, दो एंट्री जो समझी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो ऐसी दशा में ये दो एंट्रियां तो हो ही जाएगी। तीसरी एंट्री ये एज इट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। अपन चाहें तो इन तीनों की जगह एक एंट्री ही कर सकते हैं, जैसे उधर भी मैंने पहली दो की जगह एक ही बताई थी, एट पार इश्यू हो या एट प्रीमियम इश्यू हो, तो इश्यू की अपन दो एंट्री की जगह एक कर सकते हैं। एट पार हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर डायरेक्ट इस परिस्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग दिया हुआ होता नहीं है, सारा एक साथ ही मंगाया जाता है। और प्रीमियम पे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और एट डिस्काउंट हो तो भी सीधी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो अब यहाँ जो कटौती पर निर्गमित हैं और जिनका शोधन प्रीमियम पर होना है, तो यहाँ भी अपन जो दो एंट्री अपन ने समझी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी समझी थी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो इसके बाद तीसरी अपन एक और कर लेंगे, वो हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अपन चाहें तो इन तीन की जगह दो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। तो दो एंट्री करनी हो तो पहली एंट्री हो जाएगी वही एप्लीकेशन वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब ट्रांसफर एंट्री के साथ ये घुसा दी और डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो था आपका डिस्काउंट का फिगर और प्रीमियम का फिगर दोनों को इसमें जोड़ दिया। और ये भी नहीं करनी हो तो इन तीनों की जगह मतलब बैंक वाली एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और ये तीनों की जगह एक ही कर लें, दो भी ना करें। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा आ रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट जो डिस्काउंट और प्रीमियम जोड़ के, और टू इतना % डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये अपन कर सकते हैं। एक अपन छोटा सा उदाहरण लेके इसको डिस्कस करेंगे ताकि और ही क्लियर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि सोन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1012% ऋण पत्र निर्गमित किए हैं। अब उसकी परिस्थितियां लेते हैं कि ये सममूल्य पर निर्गमित है और सममूल्य पर शोधनीय है, तो एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एक एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, 1 लाख रुपए हो जाएंगे क्योंकि 1000 है और 100 रुपये वाले हैं। यदि इसी में सेकंड लें, इसी क्वेश्चन को रखते हुए कि 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों डिबेंचर और शोधनीय सममूल्य पर हैं, तो अभी एक ही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,05,000, डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे 1 लाख से और 5% प्रीमियम है, प्रीमियम हो जाएगा 1 लाख का 5% 5,000। अब तीसरा इसी में लेते हैं कि ऋण पत्र 8% बट्टे पर निर्गमित हो और सममूल्य पर शोधनीय हो। मतलब अभी अपन इश्यू एट पार किया, इश्यू एट प्रीमियम किया, अब इश्यू एट डिस्काउंट कर रहे हैं, रेडीमेबल एट पार ही है। तो 8% बट्टे पर निर्गमित है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 92,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 टू 12% डिबेंचर 1 लाख, वही being 1,000 12% debentures issued at the rate of 100 each। अब चौथा इसमें लेते हैं कि ऋण पत्र सममूल्य पर तो निर्गमित किए और 4% प्रीमियम पर शोधनी है। डिबेंचर वर इश्यूड एट पार बट रेडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4%। तो इश्यू अपन ने किए थे 100 रुपये वाले 1,000, तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 1 लाख। पहली एंट्री तो क्लियर हो गई। दूसरी हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 4,000, क्योंकि 4% प्रीमियम पर शोधन करना है। उसके बाद अपन लेते हैं इसकी अल्टरनेटिव एंट्री। मान लो कि ये अपन ने 2 एंट्री की है अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन दोनों की जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू डिबेंचर्स 1 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 4,000। दोनों ही परिस्थिति में एंट्रियाँ सही होगी अपनी। और लास्ट अपन एक उदाहरण लेते हैं कि इसी सवाल में यदि डिबेंचर 3% बट्टे पर निर्गमित करें और 6% प्रीमियम पर शोधनी हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी? तो 3% बट्टे पर जैसे ही वो
इश्यू होगा तो 1 लाख का 3% हो जाएगा 3,000। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 97,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,000 टू 12% डिवेंचर 1 लाख। दूसरी एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 6,000, क्योंकि 6% प्रीमियम पर रिडम्पशन है, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। अब अपन चाहें तो इन दोनों एंट्रियों की जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं, वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 97,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 9,000, दोनों जोड़ दो डिस्काउंट और प्रीमियम तो 9,000 हो गए, टू 12% डिवेंचर्स 1 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 6,000। इसके बाद ये अपना काम पूरा हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो तो जिसकी प्रैक्टिकल में संभावना 0 होती है। कोई आदमी को आप कहो कि तू आज 100 रुपये देगा और 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं तेरे को 90 रुपये दूंगा, आपकी कंपनी का डिवेंचर कोई नहीं खरीदेगा। तो ये केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं। पर मान लो कि भाई ऐसा हो तो एंट्री क्या होगी वो भी आप समझ लीजिए। तो जैसे ही डिवेंचर्स रिडीम होंगे, क्यों इश्यू के टाइम तो इसकी कोई एंट्री होती नहीं, इश्यू तो जो हो रहा है एट पार है, एट प्रीमियम है, डिस्काउंट है, जैसा भी वो इश्यू की एंट्री हो जाएगी। जब रिडम्पशन होगा डिस्काउंट पे तो उस टाइम ही इसकी एंट्री होती है, अभी इश्यू के टाइम नहीं होती। अपन इश्यू के टाइम एंट्रीज पढ़ रहे हैं, फिर बता देता हूँ। जब शोधन होगा तो शोधन के समय एंट्री हो जाएगी इतना % डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो फेस वैल्यू होगी डिबेंचर की उससे, टू बैंक जो एक्चुअली अपन पे करेंगे, एक्चुअली पेड होगा वो, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, जितना डिस्काउंट रिडम्पशन पे अपने को मिलेगा, जिसकी संभावना 0 होती है, फिर भी बता दी मैं। अब एक चीज और बता दूं कि यदि कोई प्रीमियम पर इश्यू है डिबेंचर और प्रीमियम पर ही शोधनीय है, तो ऐसी दशा में दो एंट्रियां तो मैंने आपको बता दी थी इसकी कि भाई प्रीमियम पर इश्यू है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पहली हो जाती है, और प्रीमियम पर ही रिडम्पशन हो तो सेकंड एंट्री हो जाती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। परंतु इन दोनों की एक ही एंट्री करनी हो तो वो भी समझ लीजिए। एक एंट्री में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आ रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा जो अपने को प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन पे उससे, और टू डिबेंचर्स जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो अपन इश्यू कर रहे हैं जितने प्रीमियम पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू रेट, और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जितना प्रीमियम अपने को रिडम्पशन पे देना है उससे एंट्री ये हो जाती है। इसके साथ ही ये भी अपना शोधन की पूर्व निर्धारित शर्तों वाले ऋण पत्रों का निर्गमन का काम भी पूरा हो गया। अब अपन अगले लेक्चर में संपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का जमा कराना या निर्गमित करना करेंगे।